हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में सारे वीडियोस देख लिया। आपने जो लेक्चर्स थे सारे हमने डिस्कस किया था कि जो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे वो भाग 3 में होंगे हमारे, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। किससे? 12 से 35 के बीच में। तो चलिए हम उन्हीं पे आधारित कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी बात करेंगे किसी टॉपिक पे तो हम उसके सारे महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं प्रेम कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो कौन से होंगे। तो चलिए पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थान संविधान में मौलिक अधिकारों का दायरा विस्तार और बढ़ा सकता है। क्या कह रहा है कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको और कौन विस्तारित कर सकता है या उनके दायरे को और कौन बढ़ा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आपको ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर के जो कूट दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4। सी क्या कह रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5। और डी क्या कह रहा है? केवल 1 और 4। तो हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्या कि जो भी क्या कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। आपको मैंने बताया था ये बात बहुत पहले ही जब मैंने शुरू किया था कि क्या बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरी बात क्या, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, हाई कोर्ट भी इसी की तरह कार्य कर सकता है कि जब आपके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा तो आप हाई कोर्ट भी कुछ रिट्स जारी कर सकता है। मैंने आपको 5 रिट्स बताई थी, उसमें एक छठी रिट भी बताई थी जो क्या आपका हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट भी हो जाएगा आपका। दूसरी बात क्या बोले, संसद भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने देखा कि आपका कौन मानवाधिकार का विस्तार कौन कर सकता है और बढ़ा कौन सकता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद, ये तीनों जो है ये मानवाधिकार के दायरे को बढ़ा सकते हैं और उनका विस्तार कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा केवल बी, केवल बी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगले सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि संविधान का भाग 3 जो है उसको हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आपको मैंने जब बता ही दिया था कि संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होने वाला है? भाग 3। तो हमने भाग 3 के बारे में जान लिया था सारी बातों को। हमने क्या डिस्कस किया था उसमें? हमने डिस्कस किया था कि क्या कि जो मूल अधिकार हैं संविधान में जो भारत के किसी भी व्यक्ति को दिए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्रायः अपना विकास नहीं कर सकता। यह कथन है। देखिए, जब हमने मूल अधिकारों की बात की थी तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो किन्हीं के द्वारा बोले गए थे उनके बारे में। तो देखिए, ये जो अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्रायः अपना विकास नहीं कर सकता। तो इसका आंसर आपका क्या सही होने वाला है? डी। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो मैंने आपको जब मैं आर्टिकल आपको क्या 32 पढ़ा रहा था, जब आर्टिकल आपको 32 पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि जो आपके अगर मानवाधिकारों का या मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है किसी के द्वारा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ये बात हमने कहां पर पढ़ी थी? ये बात हमने पढ़ी थी आर्टिकल 32 में। किसमें? आर्टिकल 32
2 में। तो हमारा आंसर सही क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा आंसर सी जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, मौलिक अधिकार संसद अथवा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है सवाल, संघीय सरकार या राज्य सरकारें हैं इनका हनन नहीं कर सकती, मतलब संघ केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इनका हनन नहीं कर सकती। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए यहां पर 4 मामले दिए गए हैं, तो उन किस मामले के दौरान जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात कही थी कि क्या कि संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था इन मामलों में। तो हमने यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके, मद्रास राज्य विवाद में, गोलकनाथ विवाद में, यमुना जल विवाद में, ए और बी दोनों में। तो आपका जो आंसर सही होने वाला है आपका गोलकनाथ विवाद में जो है, मैंने आपको गोलकनाथ विवाद पढ़ाया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के बीच का जो विवाद था उसमें जो है संसद सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि क्या कि मौलिक अधिकारों में संघीय सरकार या राज्य सरकारें इसका हनन नहीं कर सकती। अगर हनन करती हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 जो हमारा है कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए सवाल को आपको ध्यान से देखना है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो क्या पहला ऑप्शन क्या दिया है, सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार पत्र, न्यायालय द्वारा संरक्षण। देखिए हमको क्या न्यायालय के द्वारा संरक्षण मिलता है अधिकारों के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार सीमित एवं निरपेक्ष हैं, ये बात तो सही है। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश, ये बात हमको कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या ये बात हमको कुछ ठीक नहीं लग रही। कौन सा कथन, ये जो मौलिक अधिकार सीमित एवं निरपेक्ष हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छठे का आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की हम लोग। तो सवाल नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख है। देखिए मैंने आपको कितने 6 मूल अधिकार बताए थे। 6 मूल अधिकार आपके कहां से थे, कहां से कहां तक थे, 14 से 32 के बीच में। उसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपका कौन कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका ये 19 से 22 में है। किसमें, 19 से 22 में है। देखिए मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं सारे कौन कौन से किसमें है। ये 19 से आपका 22 में है, किसमें 19 से 22 में है। दूसरी बात अगर हम करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा, ये अनुच्छेद 23 से, ये अनुच्छेद 23 से किसमें, 23 से किसमें है आपका ये 24 में। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो ये आपका होता है 14 से 28 के बीच में। और अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 32 में था। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, 14 से 18 में उल्लेख है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को समझ लेना होगा। मैंने आपको जब आर्टिकल 19 पढ़ाया था वहां पे स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको 6 अधिकारों के बारे में बताया था। कितने, 6 अधिकारों के बारे में बताया था। कौन कौन से वो 6 अधिकार थे, 6 अधिकार। पहला अधिकार जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ठीक है, जो राइट टू रिजेक्ट है, नन ऑफ द एबोव, ठीक, जैसे हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज को, नागरिकों को यह अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में प्रदत्त अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से ये शब्द आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि क्या बोल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी किसमें थी, आर्टिकल 19 के 1 में। किसमें, आर्टिकल 19 के 1 में। तो यहां पे आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके अगले सवाल, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। वो भी देखिए पिछले सवाल से कुछ रिलेट करता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। भारत में राइट टू रिजेक्ट की मांग सबसे पहले किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति के दौरान उठाई गई थी। तो देखिए राइट टू रिजेक्ट बहुत आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, तो ये जो आंसर है आपका, ये जयप्रकाश नारायण जी ने इसकी आवाज उठाई थी भारत में सबसे पहले। किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से उसी से रिलेट कर रहा है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और आपको ये, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके जो आर्टिकल 19 है उससे रिलेट करता है, 19 के 1 से। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। भारत राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का कौन सा देश है, दुनिया का कौन सा देश है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये बात समझ लेनी होगी। ये जो आपका है 14वां देश है। कौन सा, 14वां देश है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। भारत ने 14वें नंबर पर आकर क्या इस राइट टू रिजेक्ट अधिकार को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 14 आपका किस बात का उल्लेख करता है, इस बात ये पूछा गया है इस सवाल में। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था मूल अधिकार, तो उसमें मैंने 14 से 18 के बीच में क्या बताया था, समता का अधिकार, यानी कि क्या, समानता का अधिकार। क्या कह रहा था आर्टिकल 14, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को क्या, दो चीजें बताई थी, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात हमने आर्टिकल 14 में पढ़ी थी। किसमें, आर्टिकल 14 में हमने ये बात पढ़ी थी। तो देखिए आपका जो पहला कथन है, पहला कथन आप यहां पे देख सकते हैं। जो पहला कथन है आपका वो क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी विधि के समक्ष समानता से अथवा कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आपका पहला कथन ही इस आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा आपका, आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ठीक है, तो ये जब हमने मार्शल लॉ आपको किसमें पढ़ाया था, मार्शल लॉ की अगर हम बात करें, मार्शल लॉ के संबंध में आपका आर्टिकल जो 33 था, आर्टिकल 33 था, उसमें मैंने मार्शल लॉ के संबंध में बताया था। और आर्टिकल आपका, ठीक है, 34 में मैंने आपको मार्शल लॉ के बारे में बताया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ये इस सवाल को देख के ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको क्या, कि सारे जो मूल अधिकार हैं वो किस से किस आर्टिकल में दिए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो आपका क्या, समता का अधिकार, ये 14 से 18 के बीच में दिया गया था, आपको मैंने बताया था, ये बात सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मैंने किसमें बताया था आपको, जो शोषण का विरुद्ध अधिकार था आपका, ये 23 से 24 में था, ये बात भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये मैंने आपको बताया था, जो आपको 25 से 28 के बीच में बताया था। किससे, 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 के बीच में। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। संपत्ति का अधिकार मैंने बताया था कि आपका आर्टिकल 31 में है और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला फिर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया, ये 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, दूसरी बात क्या, संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, नैतिक अधिकार है। ठीक, इस समय केवल 6 मूल कर्तव्य हैं, हाँ 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया है।
भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, ये बात भी आपकी सही है। तो जो ये बात हो रही है नैतिक अधिकार की, तो नैतिक अधिकार मैंने बताया था कि जो संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा क्या किया गया कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको किसके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और उसको रखा कहां पे गया? उसको रखा गया आर्टिकल 300 काम में। किसमें? 300 काम में। अब ये इसको किस रूप में रखा गया? इसको नैतिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा? कानूनी अधिकार। तो आपका कौन सा कथन गलत हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही ऑप्शन होगा और ये गलत कथन होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 क्या है और इसके क्या प्रावधान है? देखिए, मैंने आपने एक मूवी भी देखी होगी इस पे, आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की। तो मुझे लगता है कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए, वहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो उसमें क्या था, मैंने आर्टिकल जब 15 डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या बताया था? राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग के स्थान के को लेकर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ठीक। दूसरी बात क्या बताई थी? सभी नागरिक सार्वजनिक स्थल, जो सभी सार्वजनिक स्थल हैं वो सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे और राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक। तो इनमें से देखते हैं। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दिया है। ठीक। इसकी क्या प्रावधान है? ठीक। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। तो ये जो सारी बातें थी ये किसमें थी? ये जो तीनों बातें थी आपकी, ये किसमें थी? आर्टिकल 15 में थी। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा डी। क्या? कि उपयुक्त जो सभी बातें हैं ये आर्टिकल 15 की ही हैं। तो शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को दिया गया है? मैंने आपको आर्टिकल जो है जब 21 पढ़ा रहा था, कौन सा आर्टिकल जब 21 पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था माफ कीजिएगा, आर्टिकल जब मैंने 24 आपको पढ़ाया था, 23 और 24 पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या सरकार अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो आंसर आपका कौन सा? बी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? असत्य है। कथन असत्य है। क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का 21A मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 21 का में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा राज्य को जो निर्देशित करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ठीक, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। दूसरी बात क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 को संसद ने पास किया। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। तो हमने देखा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन ने किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। उसके द्वारा क्या एक बिल पास किया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि क्या 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आंसर बी आपका सही हो जाएगा। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है। तो आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से आर्टिकल जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खत्म नहीं होते हैं। तो आपको आर्टिकल 19 और 20 जो आपको बताया था, आर्टिकल 19 और 20 में क्या था आपको मैंने शुरुआत में ही जब शुरू किया था चैप्टर तभी बताया था कि आर्टिकल 19 और 20 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको समाप्त नहीं कर सकती, इसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, समाप्त नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 क्या है, इस बात की हमको चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 21
क्या है। तो आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कि क्या सभी नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, प्राइवेसी के साथ जीने का अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, आश्रय स्वास्थ्य का अधिकार है, 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपका आर्टिकल 21 कहता है इन सब बातों को। और ये जो आर्टिकल 20 और 21 है इसको ही क्या आपको 20 में मैंने क्या बताया था कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो किसमें, आर्टिकल 20 में है। तो आर्टिकल 20 और 21 इसको समाप्त नहीं कर सकते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा ऑप्शन यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पूरे देश में एक रूपता बनाए रखना ऐसा कानून केवल संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों के संबंध में एकरूपता से मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएं, ठीक है। और अधिकारों की बात अगर हम करेंगे तो मूल अधिकारों की बात यानी कि कर रहे हैं। तो हमको पता है कि आर्टिकल जो हमारा 32 था, आर्टिकल 32 था हमारा जो, वो तो हमारा किससे संबंधित था, आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 ये कह रहा था कि अगर किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 35 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 35 की बात करें, इसमें कहा कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं, आर्टिकल 35 इस बात की व्याख्या करता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको, संसद को है। तो आपका आंसर यहां पे क्या सही होने वाला है, आंसर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन की बात कह रहा है, तो कौन कौन सा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। मैंने आपको जब आर्टिकल 1 पढ़ाया था, आर्टिकल 19 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का जिक्र है। ध्यान दीजिएगा कितनी बोल रहा है, 7 स्वतंत्रताएं बोल रहा है, ठीक। अगला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष प्रावधान अनुच्छेद 22 के तहत गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है कौन सा, आर्टिकल 22। तो ये बात भी हमारी सही हो जाएगी। आर्टिकल 22 ही हमारा क्या, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 22 कौन सा आपकी किसकी बात करता है, आर्टिकल 22 हमारी बात करता है निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए, ठीक है, निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए। तो आंसर डी क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक के अधिकार का अर्थ है मानव का गरिमा के साथ जीना। तो आपको आर्टिकल 21 में मैंने ये बात बताई थी। तो यहाँ पे जो ये 7 स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है, तो मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि 7 स्वतंत्रताएं तो थी, कौन कौन, संपत्ति की भी जो उसमें स्वतंत्रता थी, संपत्ति का जो अधिकार था, जो हम लोगों ने जो उसमें ये स्वतंत्रताओं की बात हो रही है। तो जब हमने आर्टिकल जो है उसमें 19 पढ़ा था, तो आर्टिकल 19 के बारे में मैंने आपको कितनी 6 बातें बताई थी, सिर्फ 6 बातें, 6 चीजों का अधिकार बताया था। तो ये चीज 6 हो जाएगी, कितनी, 6 स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 में दी गई हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, क्योंकि क्या कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ना कि 7 प्रकार की। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित लेख है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो क्या, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। और वो 5 रिट्स मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको, जरा आप बताइए मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट में, कौन कौन सी वो 5 रिट्स बताई थी मैंने आपको।
तो 5 रिट्स की अगर हम बात करें तो पहली मैंने बताई थी हैबियस कार्पस, इसका मतलब क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी, मैंडमस, मैंडमस का मतलब क्या था आपका, परमादेश, कि हम आदेश देते हैं। तीसरी कौन सी आपकी बताई थी मैंने, सर्सियोरी, यानी कि उत्प्रेक्षण, प्रमाणित होना, इसका मतलब था। कोवारंटो, कोवारंटो का मतलब था प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, इसका शाब्दिक अर्थ ये था। ये कब था, जब कोई व्यक्ति, कोवारंटो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है जिसके लिए वह अर्हताएं पूरी नहीं करता है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कौन सी याचिका जारी करता है, अधिकार प्रच्छा, कोवारंटो। ये बात मैंने आपको बताई थी। आप इस स्वतंत्रता से संबंधित की बात की है, तो स्वतंत्रता, यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, तो हमने देखा यहां पे जब मैंडमस की बात की, तो मैंडमस कब होता है कि हम आदेश देते हैं। न्यायालय जब भी किसी संस्था के अधिकारियों को यह आदेश देता है ताकि उनके कार्यों और उसे ना करने के संबंध में पूछा जा सके, तब क्या, ये मैंडमस रिट होती है। और अगर हम सर्सियोरी की बात करें, उत्प्रेक्षण, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी करके ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सर्सियोरी होता है। ठीक है, तो ये जो हैबियस कार्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कौन सा, आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बता दूं कि ये जो हमारा फेसबुक का पेज है प्रेम अकेडमी नाम से, तो आप इसको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर के रिटन नोट्स हम अपलोड करते हैं प्रेम.academy से। टेलीग्राम पे आप प्रेम अकेडमी नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी पढ़ाया पीडीएफ, ये आपको जो मिलेगी वो आपको जो प्रेम अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को साइड में, इस साइड में दिया हुआ एक प्रेम अकेडमी नाम से लिख के आता है यहां पर, तो उस चीज को आप टैप करेंगे तो वहां पे सब्सक्राइब प्रेम अकेडमी का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और ऊर्जा के साथ में, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।